हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू पढ़ ले 11th। बोलो बच्चा पार्टी, कैसी पढ़ाई चल रही है। एकदम मस्त चल रही है ना। अपना थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पहला लेक्चर जा चुका है, वहां पर हमने काफी कुछ सीख लिया है और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2। तो जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, क्या क्या पढ़ा था आपने लास्ट लेक्चर में, बताते जाइए। थर्मल इक्विलिब्रियम देखा था सर, बिल्कुल। जीरोथ लॉ तक बात आई थी। जीरोथ लॉ के बाद हमने इंटरनल एनर्जी की भी बात करी थी और एंड में आके हमने क्या देख लिया था कि इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। व्हाट डज दैट मीन सर? उसका मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो चीज डिपेंड करे। मतलब अगर कोई सर्कुलर पाथ है, दैट मीन्स उस पाथ के लिए जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे वापस आ गए, इंटरनल एनर्जी जीरो, पाथ इंडिपेंडेंट है। समझ आया? वहां तक हम क्लियर थे। चलो आज जो लेक्चर में हम देखने वाले हैं बच्चों, उसके आगे स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे, आओ टॉपिक देख लेते हैं। देखो पहला टॉपिक हमारे पास आया है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। बच्चों कुछ कुछ टाइप्स की प्रोसेसेस होती हैं, राइट, उनको हम जानेंगे। अभी ऊपर ऊपर से आपको इसमें बताएंगे, उसके बाद डिटेल स्टडी भी करेंगे हर प्रोसेसेस की, ठीक है। और इससे पहले बताइए, हमने कल लास्ट में आखिरी में डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या बताया था, NF/2 R डेल्टा टी। समझ आया? यहां पे हमने इस क्लास को छोड़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस देखने के बाद हम हीट पर आएंगे बच्चों, हीट के बारे में जानेंगे। कुछ बच्चों को याद हो तो लास्ट लेक्चर, जो कि लास्ट चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो भी हीट के ऊपर ही था बच्चों, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर था, है ना। जिन बच्चों ने नहीं देखा है यूट्यूब पर सर्च कीजिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर 1, पढ़ ले 11th। आपके सामने पूरा का पूरा लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखेंगे इसके बाद, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब गैसेस की बात करने वाले हम लोग, गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने लिक्विड के लिए देखा था, इंपॉर्टेंट रिलेशन है कुछ, वो भी देखेंगे, है ना। वर्क डन भी देखेंगे कि वर्क डन क्या होता है। करेक्ट बच्चों, वर्क डन मत समझ गए ना, जैसे केमिस्ट्री में आपको पता है, केमिस्ट्री में और यहाँ पे वर्क डन का अलग अलग साइन होता है ना, वही चीज़ आने वाली है, बिल्कुल बताते हुए चलेंगे। एक और चीज़, क्यों होता है साइन डिफरेंट, वो भी आपको थोड़ा नॉलेज में दे देंगे आपको। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है बच्चों, जो साइन होता है तो होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस हाँ क्यों होता है वो हम जान सकते हैं, है ना। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, बिल्कुल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा जब हम हीट वर्क के बारे में बात कर लेंगे, और इंटरनल एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं। आखिरी में आके आएगा हमारा डेरिवेशन, और डेरिवेशन में आप देख रहे होगे सर ने डेरिवेशन में कुछ नहीं लिख रखा है ना। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है ना, उनमें से किसी एक का डेरिवेशन आपके 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा पूछ सकता है टीचर, ठीक है। शायद ना भी पूछे, बट अगर नहीं भी पूछता है तो हम तो सीख रहे हैं ना, ज़रूरी है सीखना, ऐसा रिलेशन क्यों आया क्या नहीं, आगे बात करते। चलो तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। चैप्टर तो हम ऑलरेडी स्टार्ट करके बैठे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप की थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेसेस होती है, ठीक है। अभी भैया आपके सामने 4 प्रोसेसेस आ रही है, देखो। एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोकोरिक प्रोसेस, एक देखो वहाँ पे दिख रहा है आइसोबारिक, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है, ऐसी प्रोसेस, हमारी गैस ऐसी प्रोसेस के अंडरगो जाए, ऐसी प्रोसेस को फॉलो करे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंडरगो हमारी गैस जाएगी अगर, तो पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक। आइसोबारिक की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यह भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, आगे हम इसकी स्टडी करेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए एडियाबैटिक, कोई नहीं पूछेगा मेरे से, बिल्कुल नहीं पूछोगे। लास्ट क्लास में बताया था कि नहीं बताया था, एडियाबैटिक मींस नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है बच्चों, जैसे इंसुलेटर, हीट का फ्लो ही नहीं होने देता, और हीट का फ्लो नहीं हो रहा तो मतलब हीट जीरो हो, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर हो ही ना रहा हो। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने प्रोसेसेस देख ली, तो अब से आप याद रखोगे, थर्मल में थर्मल, आइसोथर्मल में थर्मल है, टी कांस्टेंट कर दो। आइसोबारिक में बार आ रहा है, प्रेशर की यूनिट होती है बार, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे। एडियाबैटिक डायरेक्टली बता दिया, आइसोकोरिक टेम्परेचर और प्रेशर जब खत्म हो गए तो वॉल्यूम बचा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देना आइसोकोरिक में। समझ आया? याद करने का तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अब हीट। हीट पूरा का पूरा हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था, वहां पर किसी बच्चों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा धीरे धीरे, ठीक है। आपको यहाँ भी समझ में आता जाएगा, बट
अगर आप उस चैप्टर को देख लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है, राइट। ये हीट बहुत ईजी होने वाला है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने सबसे पहला लेक्चर पढ़ ले 11th पे आपके लिए लाया था, थर्मल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लाए थे, करेक्ट है बच्चों। उसी दिन मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स पूरी की पूरी रिलेट करती है, पूरी की पूरी। बताया था कि नहीं बताया था, है ना। जैसे देखो अभी हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा, ये देखो थर्मोडायनेमिक्स में हीट आ गया, आया। अब ऐसे ही चीजें रिलेट करती जाती हैं, पूरी की पूरी रिलेट करते जाएंगी, राइट। अभी आपका ऑसिलेशन आने वाला है जो कि पूरा का पूरा एसएचएम है, उसके बाद वेव्स आएगा, रिलेट करेगा काफी करेगा, है ना। तो वो सारी चीजें हमको देखनी है बच्चों, है ना। इसलिए सारी चीजों को एक तरीके से करना चाहिए, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, और नहीं भी देखा है तो आओ आपको यहाँ पे बता देते हैं। बच्चों बताओ हमने क्या देखा था, हीट क्या थी, एक नॉन मैकेनिकल वे, यहाँ लिख दूं, ठीक है लिख देता हूं, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हमें यहां पर कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? नॉन मैकेनिकल वे में। वो कैसे होता था बच्चों बताओ, कैसे हीट का फ्लो होता था, कब होता था हीट का फ्लो? जब देयर इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। बोलो बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी ए है जिसका टेम्परेचर मान लो 90 डिग्री सेल्सियस है, और एक बॉडी बी है जिसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है बच्चों। टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। मतलब इसकी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा तेज तेज वाइब्रेट कर रहा होगा, ये धीरे धीरे कर रहा होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। जब इन दोनों को हम ऐसे ला के रख देंगे तभी हीट का ट्रांसफर होगा। बिल्कुल होगा सर, ए और बी। ये बताइए जब इनको हम यहां पर लाके बिल्कुल फिक्स कर देंगे तो मतलब क्या हीट का फ्लो होगा? बिल्कुल होगा। अब सुनो बच्चों, इसके मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करेंगे क्योंकि ए का टेम्परेचर ज्यादा है बी से, इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कम, दोनों कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। इसी चीज को अब इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफर हो जाएगी तो क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी वाइब्रेट होने की, और इसकी थोड़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब इसने कुछ अपनी एनर्जी इसको दे दी, ये जो एनर्जी गई इसी को हम हीट बोलते हैं। आ गया फील? बिल्कुल आ गया। चलो इसको डिनोट क्यू से करते हैं हम, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वो होती है जूल। एनर्जी की यूनिट जूल, हीट की यूनिट जूल। हीट भी तो एक नॉन मैकेनिकल वे है ट्रांसफर एनर्जी का, उसकी भी यूनिट जूल, ठीक है। इसकी एक यूनिट और होती है बच्चों, कैलोरी। ज्यादातर ऐसी कैलोरी में यूज होता है हमारा, ठीक है, कैलोरी। और अगर कैलोरी और जूल में रिलेशन देखना है तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, ठीक है। याद करना, याद कर लीजिए, नहीं भी होगा तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, मे भी शायद ना दिया रहे, दोनों चीजें बोलूंगा मैं तो। चलो इतनी चीज समझ आई, ठीक है। ये तो मैंने हीट की बेसिक डेफिनेशन दी थी, ठीक है। हमने जब पहले हीट पढ़ा था तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में जाना था, तब हम हीट पर आए थे बच्चों, राइट। तो आ जाओ अब सुनो, थर्मोडायनेमिक्स में जो टॉपिक आता है इसके बाद वो आता है कि इसका हम साइन क्या लें। देखो जो हीट का साइन फिजिक्स में आपको मिलने वाला है वही आपको केमिस्ट्री में मिलने वाला है, तो विदाउट एनी टेंशन पढ़ लो। हम क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है। मान लो, मैं पहले सिस्टम कैसे मानता था बच्चों, लास्ट क्लास में भी ऐसे ही माना है, ठीक है। एक सिलेंडर का ऐसे मान लिया और मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर मेरी कुछ गैस है, ठीक है, मेरी ये गैस है, मैंने इसको एक सिस्टम बोल दिया, ठीक है। चलो अगर मैं इस सिस्टम को एनर्जी दूंगा, देखो यहाँ हीट बोल रहा है, मैं एनर्जी बोल रहा हूं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि हीट भी तो एक टाइप की एनर्जी है, बिल्कुल सही है। देखो हीट गिवन टू द सिस्टम, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव। आप एक चीज बताओ, इस सिस्टम को छोड़ो, चलो मुझे मानो मैं एक सिस्टम हूं, ठीक है, मैं एक सिस्टम हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं खड़ा हुआ, कोई आके मुझे हीट दे दे, मतलब कोई मेरी एनर्जी दे दे, मुझे कोई एनर्जी दे दे, तो क्या होगा, मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। मान लो पहले मेरी एनर्जी 100 जूल थी और अब बढ़ के मेरी 150 जूल हो गई, तो चेंज पॉजिटिव का आया एनर्जी में, मतलब मेरी एनर्जी बढ़ गई। इसलिए हम लोग एनर्जी को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब हीट जब देते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। अगर कोई सिस्टम को हीट दे रहा है ना, हीट गिवन टू द सिस्टम, हम उसको पॉजिटिव लेंगे।
इसी का उल्टा कर दो, अगर सिस्टम हीट को वापस दे रहा है या सिस्टम किसी को हीट दे रहा है तो वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, समझ आ गया भाई? अगर मेरी एनर्जी 100 जूल है या मेरे को कोई हीट या मेरे पे ऑलरेडी हीट 100 जूल है और अगर मैं किसी को 50 जूल, चलो 40 जूल दे दूं तो मेरी कितनी बची? 60। कुछ कमी हुई ना, तो मतलब मैं तो नेगेटिव में चला गया ना। तो इसलिए हीट गिवन बाय द सिस्टम हम क्या लेते हैं बच्चों? नेगेटिव लेते हैं। बोलो समझ आया? क्लियर हुई चीजें? साइन में दिक्कत नहीं आएगी ना? अब हीट के साइन में दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बच्चों हमें जानना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। ये दोनों प्रोसेसेस के लिए भी हम देखेंगे, लेकिन हम पहले ये बताओ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता था बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं नहीं पूछ रहा, गैसेस के लिए नहीं पूछ रहा, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं। ये चीज भी मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बताई थी। देखो बच्चों, यहां देखो, नहीं पता तो यहां देखो, CW स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसको मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यही चीज है ये। बिल्कुल सर, इसको मैं CW से डिनोट करूंगा। बच्चों ये क्या होती है? देखो इसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसका मीनिंग बताओ जल्दी से। मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर मुझे बढ़ाकर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो मुझे उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी बच्चों? कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4.2 जूल। 4.2 जूल अगर मैं इतनी हीट दे दूं तो ये वाटर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, या इसका उल्टा बोल दो, वाटर से कितनी हीट मैं निकाल लूं जिससे उसका टेम्परेचर, 1 ग्राम वाटर में से कितनी हीट निकाल लूं जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। 4.2 जूल निकाल लो, 1 सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक डेफिनेशन होती थी। या डेफिनेशन लिख दूं अगर तो लिखूंगा amount of heat required to raise the temperature। देखो एक बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार में समझ जाओ इसकी डेफिनेशन क्या है ना। इसको बार बार लिखने से हमारा टाइम खराब होगा। आपको मैं बोलता जरूर जाऊंगा, आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। बच्चों देखो यहां पर मैंने एक चीज छोड़ी, है ना। आप लोग बोल रहे होगे सर आपने 1 ग्राम नहीं लिखा। बिल्कुल सही बोले आप। देखो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब मैं सब्सटेंस क्यों लिख रहा हूं बच्चों? कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना वाटर हो। वाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करूंगा? देखो यहाँ पे C इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, ग्राम है ना, पर यूनिट टेम्परेचर। बोलो समझ आया? आ गया समझ? बिल्कुल सही बात बच्चों। चलो आपके इसमें केसेस में हमको गैसेस की बात करनी है बच्चों, गैसेस की बात करनी है। ठीक है, गैसेस की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसमें पहली अगर मैं बोलूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर एक प्रोसेस है आइसोथर्मल जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, उसमें क्या बोलते थे बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि अब टेम्परेचर में चेंज होगा? नहीं होगा। मान लो कभी हमने टेम्परेचर चेक किया तो भी टी, बाद में भी टी, तो इसका चेंज इन टेम्परेचर हमेशा 0, ऑलवेज। बिल्कुल सही। चलो तो क्या इसकी सी की वैल्यू बता सकते हो? कितनी आएगी? Q अपॉन M डेल्टा T 0। मतलब C हमारा आइसोथर्मल का इनफाइनाइट को टेंड कर गया, इनफाइनाइट को टेंड कर गया। अरे ये तो फील भी आ रहा है बच्चों। एक चीज बताओ, कोई ये बोल रहा है कि मैं तो एक ऐसी प्रोसेस से जा रही हूँ, कोई एक गैस बोल रही है मैं तो एक ऐसी प्रोसेस के अंडर को चल रही हूँ जिसका टेम्परेचर कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती, तो उसके लिए आप कितनी हीट दोगे जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाए 1 डिग्री सेल्सियस? बताओ। दुनिया भर की हीट, दुनिया भर की हीट देनी पड़ रही है उसको, फिर भी भरोसा नहीं है होगा कि नहीं होगा। कितना है इनफाइनाइट पता नहीं। फील आ रहा है?
ऐसे ही मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं बच्चों, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, हीट इक्वल्स टू जीरो। ऐसी प्रोसेस या नॉन कंडक्टिंग वॉल जहां से हीट का आना जाना बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसी प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके लिए अगर सी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, देखो Q अपॉन एम डेल्टा टी। Q की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो, तो सी फॉर एडियाबैटिक अगर कोई मुझसे पूछे तो आप बता दोगे कितनी है, जीरो। ये कैसे आया, अरे सॉल्व करके आया। तो यहां से मुझे एक चीज पता लग रही है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है सर। मतलब जीरो से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, राइट। लेकिन हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये दो चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसका यूज़ हमारे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो अभी हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस की बात करेंगे एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सुनो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेफिनेशन तो वही रहेगी। कैसे रहेगी, मान लो कोई गैस है, ठीक है, ये रही गैस, ठीक है, मान लिया। इसके लिए क्या डेफिनेशन बनाऊंगा, 1 ग्राम ऑफ गैस बोल दूंगा। अब मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गैस। इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मैं इसे कितनी हीट दे दूं, मैंने बोला स्मॉल कोई सी दे दी मैंने इसको हीट, राइट। अब ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of gas by 1 degree Celsius, और सुनो at constant volume, बोलो समझ आया है ना। उसको मैंने क्या बोल दिया, ये। अब देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सी की डेफिनेशन वी लगा दूं एक, CV मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल। क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ हीट QV अपॉन मास M और डेल्टा T। बोलो ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम इसकी डेफिनेशन बच्चों ऐसी हो जाएगी, बस इधर क्या आ जाएगा बताओ, कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। लिखने की जरूरत है नहीं है ना, लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर जो होगा इसको CP से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू QP अपॉन M डेल्टा T। बोलो क्लियर हुई ये दो चीजें, क्लियर हो गई पूरी अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे जो सिलेबस में है या जिसकी हम हमेशा बात करेंगे वो होगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होगी बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम मोल्स की बात करेंगे बच्चों, किसकी, मोल्स की। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, देखो ग्राम की, अब हम मोल की बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो मोल के लिए मुझे बताओ डेफिनेशन में क्या अंतर आएगा। सर अभी आप 1 ग्राम ले रहे थे, अब आप 1 मोल ले लीजिए, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, क्या मैं ये बोल दूं, समझ आएगा आपको, क्यों नहीं आएगा सर, आप पढ़ा रहे हो तो आना चाहिए। 1 मोल गैस है मेरे पास कोई, ठीक है, इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मुझे इसको हीट कितनी देनी पड़ेगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। बच्चों यहाँ पे जो C लिया है इसको कैपिटल C बोल रहा हूँ। फॉर मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी आर यूजिंग कैपिटल C, एंड फॉर नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर ग्राम की बात चल रही है तो स्मॉल c, ठीक है, अभी पता लगेगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो डेफिनेशन इसकी भी लिख देता हूं एक बार, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर किसका, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, देखो 1 मोल आया समझ में, 1 मोल ऑफ गैस, गैस पता नहीं कौन सी वाली है, O2 N2 कुछ भी हो, 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो, एट कांस्टेंट, क्या लिख रहा हूं देखो, वॉल्यूम। बोलो समझ आया क्यों लिखा। एक बार प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कराई जा रही है तो उसके लिए मैंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया, और 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन बनाओ जल्दी। इसकी डेफिनेशन से हम अपनी यहाँ लगाएंगे, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी, मोलर, कैपिटल C, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये V लगा दिया, इक्वल्स टू QV
अपॉन पर यूनिट मोल है बच्चों, अब मास नहीं है, मोल है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, n लिखोगे, और डेल्टा टी जैसा है वैसा है, तो यहां से आपकी QV इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी, ये निकल के आई हीट। सेम फॉर दिस वन, सेम डेफिनेशन, बट हम यहां पर क्या करेक्शन करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे इसकी डेफिनेशन में। वो तो प्रोसेस है, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट पे करा लो चाहे प्रेशर कांस्टेंट पे, CP CV है ना। तो कैपिटल CP यहाँ पर आएगा हमारा QP होल अपॉन एन डेल्टा टी, देयरफॉर QP इक्वल्स टू NCP डेल्टा टी। आप सोच रहे होगे कि सर ये तो बड़े सिंपल से हैं, कैसे हो रहा है, इसको तो मैं हाल उड़ा दूंगा तुरंत 2 मिनट में। ऐसे नहीं है बच्चों, देखो ये मोलर और मेरे को नॉर्मल बताने में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ नहीं तो लाइक नीट में आ जाए, है ना, JEE मेंस में आ जाए, एडवांस में तो नहीं आएगा, छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन बनता है, नहीं आएगा, मेंस में ज़रूर पूछ सकता है, इवन नीट में ज़रूर पूछ सकता है बच्चों, नीट के चांसेस ज़्यादा है, राइट। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लेते हैं, सुनो मेरी बात। अब हमको पहले क्या देखना है क्वेश्चन से पहले, कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, किसके बीच की रिलेशन की बात कर रहा हूँ, देखो रिलेशन बिटवीन, देखो कैपिटल C एंड स्मॉल c, देखो समझ आया, कैपिटल C का मतलब समझ गए, नहीं समझे तो लिख दूं, हाँ सर लिख दीजिए, लो भाई, इसका मतलब है मोलर SHC स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब है नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये हम मोल के लिए बात करते हैं, ये हम मास के लिए बात करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको एक चीज़ दे दूं, आपको एक क्वेश्चन दे दूं या नॉर्मल से ये पूछूं, क्या पूछूं, हाँ देखो अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन से हम समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ही था जिसको मैं बताने वाला था। O2 के लिए उसने वैल्यू पूछ रखी, देखो क्या, फॉर O2 द वैल्यू ऑफ CP माइनस CV, यही चीज मुझे बतानी थी, यही दिमाग से निकली। चलो अब सुनो मेरी बात, CP माइनस CV, इसका देखो जो मैं बता रहा था आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बताना था, वो एक रिलेशन में आपको यहां बता देता हूं बच्चों। देखो CP माइनस CV जो होता है वो R होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, इसी चीज का डेरिवेशन भी होगा आखिरी में, ठीक है। चलो यहां पर जो C है बच्चों, जो कैपिटल C है, याद रखना कैपिटल C, हम हमेशा मोल की बात करेंगे, हमेशा मोल की बात करेंगे, इसमें नॉर्मली बात नहीं करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, मान लो हमको बोला गया है कि 1 ग्राम ऑफ N2, 1 ग्राम N2 की हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है, उसको बोल दिया है CV, ठीक है, मान लो CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम भी हटा दो, छोड़ो, ठीक है। 1 ग्राम की बात की गई, तो ये स्मॉल c है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ N2 उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी दी है C, इसका मतलब 1 ग्राम N2 को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है मुझे, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, स्मॉल c, समझ आ गया। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे 1 मोल की पूछूं, 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 को अगर मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो मैं इसको कितनी हीट दूं, सर पता नहीं, लेकिन 1 मोल के लिए आपने अभी सिखाया C आता है, कैपिटल C, कोई बात नहीं बच्चों। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, 1 ग्राम N2 के लिए देखो, 1 ग्राम के लिए C लगती है, तो 1 मोल में कितने N2 होंगे, 1 मोल में देखो, यहां देखो, 1 मोल में कितने N2 होंगे, कितने ग्राम N2 होगा, तो उसका मोलर मास कितना है, N का कितना हो जाएगा 14, 28 ग्राम ऑफ N2, समझ आया, 1 मोल में 28 ग्राम ऑफ N2 होंगे, ठीक है। चलो तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सर 1 ग्राम में C कैपेसिटी लग रही है, मतलब C हीट हम दे रहे हैं 1 ग्राम के लिए, तो 28 ग्राम के लिए हम कितनी देंगे, 28 इंटू C,
सर 1 ग्राम N2 के लिए हमें C लगती है, तो 28 ग्राम के लिए 28 इंटू सी लग जाएगी, ठीक है। और यही चीज हमारी कैपिटल सी की इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इक्वल्स टू 28C। समझ आया? आया समझ? हाँ। तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा था बच्चों आपको, कि यहां से कि हमारा जो कैपिटल सी होता है वो हमारा मोलर मास इंटू स्मॉल सी होता है। एम क्या है हमारा यहाँ पर बच्चों, एम इज मोलर मास, राइट, C is specific heat capacity and this is molar specific heat capacity। नाम से समझ आ रहा होगा, ठीक है। एंड जब भी हमको यूज़ करना है इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे कैपिटल C के नीचे यहाँ पे V लगा देना और यहाँ पर भी V लगा देना। समझ आया? और अगर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर P, यहाँ पर P। आया समझ? मतलब अगर 1 ग्राम के लिए बोल रहा है स्मॉल सी है, तो 1 मोल के लिए कैपिटल सी होगा, और 1 मोल में कितने ग्राम ऑफ N2 होते हैं, 28 ग्राम। तो 28 के लिए कितने हो जाएंगे, 28C, दैट इज इक्वल टू C। समझ आया? चलो, ये रिलेशन मैंने क्यों बताया, देखो आओ, हमें एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है फॉर O2, चलो O2 गैस दी है, द वैल्यू ऑफ CP माइनस CV पूछ रहा है हमसे। O2 के लिए CP माइनस CV की वैल्यू पूछ रहा है। अब अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया बच्चों, क्या रिलेशन बताया, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। ये बच्चों हमेशा अप्लाई होगा, हमेशा, ऑलवेज। इसका तो मैं आपको डेरिवेशन भी कराने वाला हूं आखिरी में, ऑलवेज। और जिस अब से ध्यान रखो, मैंने आपको बोला था हम जब भी बात करेंगे वो मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी की, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। आज से हम लोग उसी की बात करेंगे, स्मॉल सी की बात नहीं करेंगे, हम एन मोल्स की बात करेंगे, ठीक, समझ गए? मोलर मीन्स मोल। चलो, फॉर O2 द वैल्यू ऑफ Cp माइनस CV हमसे पूछ रहा है। अब आप लोग क्या बोलोगे, सर हमें तो एक रिलेशन पता है, क्या, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। क्या इसका आंसर यही होगा? बच्चों जब हमने ऑप्शंस देखे तो ऑप्शन में पता है हमारे पास क्या ऑप्शंस थे, बताऊं? आ जाओ देख लो। ऑप्शंस थे हमारे पास R/16, बी ऑप्शन था हमारे पास 16R, सी ऑप्शन था R/32 एंड डी ऑप्शन था हमारे पास बच्चों 32R। ठीक है, चलो ऊपर नीचे हो गए होंगे ऑप्शन, लेकिन यही थे इन चारों के ऑप्शन, 4 ऑप्शंस तो यही थे। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो हमने अभी देखी रिलेशन मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब जरूर ये CVCP, ये जो है CPCP, ये स्मॉल रहे होंगे, स्मॉल, है ना, क्योंकि कैपिटल मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन है Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। तो ये तो छोटे CPCP रहे होंगे, तभी इसमें ऐसा कुछ आया है। अब सुनो, हमें एक रिलेशन पता है, क्या बच्चों, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। कौन सा वाला? कैपिटल वाला। देखो इसको और बड़ा लिखता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ठीक है, कैपिटल Cp क्या होगा? मोलर मास इंटू स्मॉल Cp, बोलो सही है? ठीक है, माइनस ये क्या होगा? मोलर मास इंटू स्मॉल Cv इक्वल्स टू R। यहां से m कॉमन ले लो, ये क्या आ गया? Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो यहां से m, अब इसका मोलर मास क्या होगा ऑक्सीजन का? जैसे नाइट्रोजन का क्या आया था 14 + 14 28, इसका कितना आ जाएगा 16 + 16 32। तो Cp माइनस Cp कितना आ जाएगा? R/32। बोलो सही है? आंसर सही है? समझ आया? ऑप्शन मैच कर गया, कौन सा है? सी। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी नीट में फंस सकते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट रिलेशंस पे आ गए, और उसमें से मैंने आपको एक रिलेशन ऑलरेडी बता दिया है। कौन सा बताया? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। और अब से जो भी हम बात करेंगे मोल्स के लिए करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे, कैपिटल Cp माइनस कैपिटल CV इक्वल्स टू R होता है। समझ आया? चलो, एक रिलेशन तो मैंने ये आपको बता ही दिया था। ठीक है, इसके ऊपर मार लो आप 3 स्टार। क्या मारोगे? 3 स्टार मारो, 3 स्टार, ये लो, इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। चलो, एक रिलेशन और होता है बच्चों जिसको आपको याद करना पड़ेगा, CV इक्वल्स टू F/2 इंटू R। ये चीज़ हमारी एक और निकल के आई, CV इक्वल्स टू F/2 इंटू R।
वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे बच्चों, एफ इज दी, यहाँ पे लिख दूं, एफ इज दी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। चलो समझ गए हो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बिल्कुल। एंड आर हमारा क्या है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। चलो, और इसकी वैल्यू एक और होती है अगर कैलोरी के टर्म्स में देखोगे, 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है। चलो, आर की वैल्यूज हमारे पास 2 भी आ गई, ठीक है बच्चों। अगर हमको सीवी पता लग गया, सीवी पता लग गया तो सीपी निकाल लोगे। अगर मैं बोलूँ कि ये 2 रिलेशन है हमारे, एक रिलेशन तो ये और एक CV इक्वल्स टू F/2R, तो CV की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ से CP निकल जाएगा। कैसे, CV फाइंड कर लो, अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है तो यहाँ से CP निकल जाएगा। एक रिलेशन और लिखो, गामा इज इक्वल्स टू CP/CV। एंड सर अब आप कितने याद कराओगे यार, क्या करा रहे हो सर, पढ़ा रहे हो याद करा रहे हो, ठीक है कर लो, सारी चीज़ें इसी में से निकलती हुई आई है, कैसे आई है सब आगे पता लगता जाएगा। अब सुनो, व्हाट इज गामा, ध्यान से सुनो, व्हाट इज गामा, गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, आ गया, ठीक है। चलो समझ गए ना, मोलर की बात कर रहे हैं, कैपिटल CP कैपिटल CV। चलो, जब इन तीनों को मिलाएंगे तो एक रिलेशन और आता है, इसको याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, वैसे मेरी समझ से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, CV इक्वल्स टू हमें पता ही है F/2 इंटू R होता है, और गामा को आपको सर ने आपने बता ही दिया है, रेशियो है CP/CV का। और जब इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन वगैरह करोगे तो गामा इक्वल्स टू 1 + 2/f आता है, ठीक। अब सुनो, इनमें से अगर आपको कोई भी एक चीज दी गई होगी ना, कोई भी एक चीज, तो आप पूरे निकाल सकते हो। देखो अगर आपको F दिया होगा बच्चों, देखो R तो एक कांस्टेंट है, निकल जाएगा। आपको F की वैल्यू अगर गिवन है बच्चों, ये देखो F की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो CV निकाल लोगे, निकल जाएगा सर। CV आ गया तो इसमें रख दो, CP आ जाएगा, आ जाएगा सर। CP/CV गामा निकाल दोगे, निकाल दोगे। गामा तो आप सीधे भी निकाल सकते हो अगर F पता है तो। अब सुनो, अगर आपको कुछ नहीं दिया, गामा दिया है, गामा दिया तो F आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, F आ जाएगा, है ना, हाँ F आ जाएगा, F आ जाएगा तो यहाँ से CV आ जाएगा, CV आ जाएगा तो CP आ जाएगा। कोई भी एक चीज पता हो ना, तीनों चारों चीजें निकल जाती हैं। अब सुनो, अगर F की वैल्यू किसके लिए, फॉर मोनो एटोमिक, देखो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता के चलेंगे, ठीक है। फॉर मोनो एटोमिक अगर बात करूं तो F की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3, ठीक है। अगर F की वैल्यू 3 रखूं तो मेरे पास CV निकल के कितना आएगा, F की जगह 3/2 R, ठीक है। यहां पर अगर मैं CP माइनस CV की जगह क्या रख दूंगा बच्चों, 3/2 R इक्वल्स टू R, तो यहां से मेरे पास CP की वैल्यू भी निकल के आ गई, कितनी आ जाएगी, 5/2 R। बोलो सही है। देखो CV और CP मेरे पास आ गया बच्चों, ये CP आ गया एंड ये CV आ गया, ठीक है। यहां से मैं फिर से और क्या निकाल सकता हूं बच्चों, गामा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CP/CV कितना हो जाएगा बताओ, 5R/2 होल अपॉन 3R/2 इज इक्वल्स टू 5/3, दैट इज इक्वल्स टू 1.66। समझ आया बच्चों, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी वैल्यू इसमें से याद मत रखना। अगर आपको मोनो एटोमिक गैस दिया, F की वैल्यू 3, पट को इनमें आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो हमने जो रिजल्ट देखा, हमें क्या पता लगा, मैं आपको डायरेक्ट एक चीज बताता हूं कि हमने F इक्वल्स टू अगर 3 है, और 3 का मतलब क्या हो गया हमारा बच्चों, मोनो एटोमिक। अगर हम मोनो एटोमिक की बात कर रहे हैं, मोनो एटोमिक, राइट, F इक्वल्स टू 3, तो उस केस में हमने गामा की वैल्यू कितनी देखी, देखो निकल के आ रही है 1.66। सेम बच्चों अगर हमने F इक्वल्स टू 5 की बात करी, दैट मीन्स डायटोमिक, तो उसके लिए गामा की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 1.4। यस, मुझे ये याद है, कोई दिक्कत नहीं, रखेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एंड F इक्वल्स टू 6 के लिए ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो यहाँ रख के देखो, F इक्वल्स टू 6, 1 + 1/3, 4/3, गामा इक्वल्स टू 1.33। तो हमने कैसे देखा, जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है, गामा की वैल्यू कम हो रही है। या आप यहाँ से भी देख सकते हो, गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। समझ आई यहाँ तक चीज़ें।
सॉरी बच्चों, यहाँ तक चीज़ें समझ आई सारी, रिलेशंस याद रहेंगे, कुछ भी याद मत करो बच्चों, ये 2 चीज़ें याद कर लो, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये 2 चीज़ें। अगर ये दोनों चीज़ें पता है तो CP/CV का तो रेशो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। इतनी देखने के बाद चलो, बोल रहे होंगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी। अरे कुछ भी नहीं है बच्चों, ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है, देखो कैसे होगा ये पता लगेगा आपको। चलो लो भाई, हमारा टॉपिक आ गया नया, जो कि है वर्क डन। वर्क की बात करने वाले हैं, वर्क। अभी तक हमने हीट के बारे में देखा, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो क्या था, हीट। इंपॉर्टेंट क्या था, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखा, CP/CV, कैपिटल CV कैपिटल CP याद रखेंगे अपन, और स्मॉल को भूल जाना अभी के लिए, वो कब, जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तब याद करना। ठीक है, चलो वहाँ से हमें क्या पता लगा, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट क्या आएगी, NCP∆T, एट कांस्टेंट वॉल्यूम NCV∆T। चलो आ जाओ वर्क डन पे आ जाओ। बच्चे एक चीज़ बताओ, हीट तो हमारा नॉन मैकेनिकल वे था, अगर हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं तो वो तो मैकेनिकल वे होता है ना। मैकेनिकल वे का मतलब समझे, देखो वर्क जो है ना, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब सुनो कैसे है, आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई बॉल खड़ी हुई है और उस पर आके मैं एक लात मार दूँ तो बॉल तो भाग जाएगी। तो आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उस बॉल पे वर्क किया। वर्क किसने किया, आपके पैर ने नहीं किया, आपने पैर से जिस फोर्स से उसको मारा उस फोर्स ने उस पर वर्क किया। करेक्ट, ठीक है। उस फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। इसको बोलते हैं बच्चों वर्क, जो कि एक मैकेनिकल वे है एनर्जी के ट्रांसफर का। बोलो समझ आई यहाँ तक बात। चलो फॉर एग्जांपल मान लो, देखो, और अपन निकालते कैसे थे वो भी बता देता हूँ। हमारे पास जैसे मान लो एक बॉक्स है और जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, इसका मास कुछ m है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाई बच्चों। अभी ये रेस्ट पर है, कहीं नहीं जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, म्यू नहीं है, 0 वेलोसिटी बता रहा हूँ, कोई बच्चे फ्रिक्शन को सेड़ देंगे। चलो इस पर मैंने एक फोर्स लगाया बच्चों, और मान लो ये कुछ डिस्प्लेस हो गया, मतलब यहाँ से कुछ ऐसा डिस्प्लेस हो गया यहाँ तक, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेस हो गया, ये मास m यहाँ पहले था कितना और यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ डिस्प्लेस हो गया ΔX, मान लो कुछ ΔX डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से। तो इस केस में अपन वर्क डन कैसे निकालते थे बच्चों, याद करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता था वर्क डन। बिल्कुल होता था सर, लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, जब ये फोर्स अगर कांस्टेंट है तभी हम F.dx लगाते थे या F.Δx दिखाते थे, राइट। लेकिन अगर मेरी फोर्स वेरिएबल है, इफ आई एम सेइंग कि मेरी फोर्स वेरिएबल है, वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता था, बिल्कुल नहीं लगा सकता था। उस टाइम अपन वर्क डन कैसे निकालते थे, F.dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। बोलो समझ आई चीज, बोलो समझ आई, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर होगा, समझ आया। चलो बच्चों हम यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे, लेकिन हमें गैसेस के लिए पढ़ना है। गैसेस के लिए सुनो, गैसेस के लिए मैं आपको एक काम कर देता हूँ, सुनो। मान लीजिए इस सरफेस तक हमारी एक गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस भरी हुई है, ठीक है। चलो ठीक, सुनो, इसको आपको फील दिला देता हूँ मैं इसका। और ये मेरा एक पिस्टन लगा हुआ है बच्चों, पिस्टन तो आपको पता है, ये पिस्टन है, ठीक, जिससे मैं गैस को दबा सकता हूँ और एक्सपेंड करा सकता हूँ। चलो मैंने क्या किया, इस गैस को हीट किया बच्चों, हीट, मैंने इसको क्या किया, हीट किया। और हीट कैसी, एक नॉन मैकेनिकल वे है, तो चलो मैंने मतलब इसको एनर्जी दे दी, दे दो कोई दिक्कत नहीं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं, राइट। और मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ इसका थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या हुआ, ये गैस एक्सपैंड हो गई बच्चों, गैस हो गई हमारी एक्सपैंड, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब ये पिस्टन राइट साइड शिफ्ट हो गया। मान लीजिए पिस्टन कुछ कैसा शिफ्ट हो गया, अब पिस्टन को मैं बाहर निकाल देता हूँ, मैं गैस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए गैस अभी मेरी यहाँ तक भरी थी, x तक, ठीक है, ये भरी हुई है, ठीक है, ये गैस मेरी फिल्ड है। अगर इस गैस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा मुझे बताओ बच्चों, इस गैस के पास कोई ना कोई प्रेशर होगा, इसके मॉलिक्यूल से प्रेशर होगा, है ना, उस प्रेशर की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, राइट। चलो
इस गैस की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, तो मान लो कुछ ना कुछ यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना हो गया? डेल्टा एक्स, मुझे नहीं पता कितना हुआ, डेल्टा एक्स हुआ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो किसकी वजह से लग रहा होगा? ये फोर्स प्रेशर की वजह से लग रहा होगा। एंड मैंने मान लिया है ये जो प्रोसेस हुई है ऐसे हुई है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर हमारा चेंज नहीं हो रहा। जैसे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है, तो हमारा वर्क डन क्या आता था? एफ डी एक्स। देखो यहां से वही चीज निकल के आएगी, वर्क डन एफ डॉट डी एक्स। फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह क्या रख दूं? पी ए इंटू डी एक्स, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। अब मुझे बताओ बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बिल्कुल सही। चलो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यहां पर इनिशियल आएगा बच्चों। ठीक है, आओ इनिशियल। अब सुनो, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू एक्स। एरिया बच्चों ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना सिलेंडर का, ये वाला एरिया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ए एक्स। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, समझ आया? तो डेल्टा वी कितना आएगा बच्चों? वी एफ ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, और यहां से माइनस कर देंगे वी आई माइनस ए एक्स। तो क्या यहां से आपको डेल्टा वी दिख रहा है? किसकी इक्वल आ गया है? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ए डेल्टा एक्स। बोलो यहां तक समझ आया? क्या मैं ए डेल्टा एक्स को डेल्टा वी लिख दूं तो वर्क डन मेरा पी डेल्टा वी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन योर थर्मोडायनामिक्स। एंड बच्चों ये चीज इसी वजह से आई क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट लिया। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो आपको इस वर्क डन को भी इस तरीके से निकालना पड़ता। वो क्या होता? पी डी का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। बोलो क्लियर है चीजें? क्लियर है चीजें? कोई कंफ्यूजन मत रखना मन में। आपको समझ आया ये क्यों लिखा? देख लो, वेरिएबल के लिए ऐसे निकालते थे, इसमें भी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलो। अब बच्चों इसके साइन की बात आती है। साइन की बात आती है कि साइन क्या लेते हैं वर्क में और अपना क्या हुआ ये बच्चों? हीट। तो दोनों में साइंस में हीट का साइन केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम होता है, और वर्क का साइन केमिस्ट्री में अलग होता है एंड फिजिक्स में अलग होता है। देखने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो वर्क पता लग गया क्या है? चलो, पॉजिटिव है नेगेटिव है अपन आगे देखते। चलो देखो, अब साइन की बात करेंगे तो मैं क्या मान रहा हूं, मेरे पास एक गैस है। ठीक है, ये गैस है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया बच्चों एक पिस्टन। ठीक है, ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन कैसा है मेरा? मूवेबल। मूवेबल मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। अगर कोई इसको नीचे से फोर्स लगाए तो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर से दबाए तो नीचे दब जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने क्या बोला कि इसको मैंने क्या कराया बच्चों? इसको मैंने हीट किया। ठीक है, मैंने इसको हीट कर दिया। मान लो ये है, मैंने इसको हीट कर दिया। हीट करने से मैंने क्या बोला बच्चों? गैस एक्सपैंड हो गई। गैस एक्सपैंड हो गई। गैस एक्सपैंड होने का मतलब क्या है बच्चों? गैस, अब सुनो ये चीज, चलो मान लो, इसको मान के चलो कांस्टेंट प्रेशर पे ही बात कर रहा हूं मैं, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे ही बात कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज कैसे निकल के आएगा आपको पता है ना? हाँ, पी डी वी का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने क्या किया? इस गैस को हीट किया। और कैसे हीट किया? इसका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैंने देखा इसको हीट करने से कि इसकी गैस एक्सपैंड हो गई, और गैस एक्सपैंड हो जाएगी मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस केस में वर्क डन जो आएगा बच्चों, वर्क डन जो होगा वो क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, जो कि क्या है? पी डेल्टा वी, जो कि कैसा आएगा? पॉजिटिव। इतनी बात समझ जाओ, मजा आ जाएगा। सुनो, हम क्या बोलते हैं? अगर कोई गैस एक्सपेंड करती है हीट करने के बाद, दैट मीन्स एक्सपेंडेशन मतलब उसका इनिशियल वॉल्यूम कुछ था, अब ज्यादा हो गया। वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम इस गैस ने किया होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट मीन्स ये सिस्टम में क्या है? गैस। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पी डेल्टा वी।
हमने अभी वर्क का फॉर्मूला देखा, P डेल्टा V, हमें साइन नहीं पता था। P डेल्टा V कब था बच्चों? जब कांस्टेंट प्रेशर, ये देखो बोल दिया कांस्टेंट प्रेशर पे, तो P dV, P डेल्टा V। और पॉजिटिव लेते हैं इस साइन को बच्चों, जब भी सिस्टम किसी पे वर्क करेगा तो उसको पॉजिटिव लेते हैं हमारे यहाँ, है ना। गैस एक्सपेंड कर रही है तो पॉजिटिव। इसी का अगर मैं उल्टा केस बना दूं बच्चों, इसी का अगर मैं उल्टा केस बना दूं, कैसे? ये देखो, एक पिस्टन है और इस पिस्टन को मैंने क्या किया बच्चों, नीचे मूव करा दिया, ठीक है, नीचे मूव करा दिया। अब क्या किया है मैंने, क्या बोला, इस पिस्टन से मैंने इस गैस को दबा दिया। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा जब मैं इसको दबा दूंगा तो। अरे भाई, अगर मैं पिस्टन को दबा दूंगा तो वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा गैस का? हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, वर्क सिस्टम कर रहा है या सिस्टम पे वर्क हो रहा है? सिस्टम पे वर्क हो रहा है। कौन कर रहा है? पिस्टन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, बोलो समझ आई लाइन? वो भी किसकी इक्वल होगा? P डेल्टा V, जो कि निगेटिव का लेते हैं अपन। इतनी बात समझ जाओ, मजा आ जाएगा। देखो बच्चों, इसी चीज को केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो ऑलरेडी जैसे अपन वर्क का फॉर्मूला यहां लिखते हैं P dV, वो इसी चीज को नेगेटिव लेके चलते हैं। बाद में इसको जब कंप्रोमाइज करते हैं तो उनका भी आंसर सेम ही आता है। ऐसा डिफरेंस क्यों? ऐसा डिफरेंस क्यों? देखो, डिफरेंस है वो हम समझ गए, ठीक है, और पढ़ना भी पड़ेगा, चाहे मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूं चाहे ना दूं, कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। देखो, एक चीज़ होती है, मानो मैं अगर हूँ, मेरे अगर दो दोस्त हैं, आपको एक नॉर्मल वे बताता हूँ, मेरे अगर कोई दोस्त हैं दो, मान लो एक का नाम चाणक्य है एंड एक का नाम कुछ और है, रवि नाम है, ठीक है, मान लीजिए दो नाम है। अगर रवि की नज़र में मेरे को देखा जाए तो रवि बोलता है कि बहुत बेकार इंसान है, राइट, आई एम अ बैड पर्सन, राइट, ठीक है। और अगर चाणक्य मुझसे बोलता है, वो बोलता है बहुत अच्छे भैया हैं। दोनों की थिंकिंग अलग है, दोनों की थिंकिंग अलग है। वो मेरे लिए कुछ और सोचता है, वो मेरे लिए कुछ और सोचता है, वो उनकी थिंकिंग, और जिसकी जैसी थिंकिंग उस हिसाब से काम होता है। सेम बच्चों केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात रही है। केमिस्ट्री भी एक चीज़ रही है और फिजिक्स भी एक चीज़ है। दोनों ने अपने हिसाब से इस चीज़ को देखा और उनने इस चीज़ को डिराइव कर दिया। जैसे एक चीज़ बताओ, एज अ इंजीनियर, आई एम फ्रॉम IIT रुड़की एंड मेरी भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी बच्चों, तो वहाँ पर मशीनों के साथ खेलना होता था। खिलौनों की तरह नहीं खेलना होता था, वहाँ पे काफ़ी सारी रीडिंग्स वगैरह, मशीन में क्या चल रहा है क्या नहीं, सारी चीज़ देखनी होती थी, राइट। आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम क्या उम्मीद करते हैं जब हम इंजीनियरिंग के लिए जब मशीन्स में जाते हैं? हम उसके लिए क्या सोचते हैं? पावर कुछ ना कुछ देगी, कितने कम टाइम में या कितने में एफिशिएंट पावर बहुत ज़्यादा मिल जाए। हम कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंट करने की, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मशीनों से जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और यही चीज़ अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो आप क्या करोगे? लैब में जाओगे, है ना, कोई सॉल्यूशन है, उसका ब्लू कलर है, मेरे को इसका ग्रीन कलर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिशन करूँगा। एडिशन करूँगा कि नहीं करूँगा? तो कुछ ना कुछ एडिशन कर रहा हूँ, तब जाके कुछ चेंज आएगा, तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। सेम चीज़ यही रही बच्चों, अगर इस पिस्टन पे हमने हीट किया तो ये गैस एक्सपेंड हो गई। एक्सपेंड हुई मतलब इस सिस्टम ने इस पे वर्क किया, इस सिस्टम ने वर्क किया, तो फिजिक्स की नज़रों में इसको पॉजिटिव लिया गया, और वही केमिस्ट्री की नज़रों में इसको नेगेटिव लिया गया। क्यों? सिस्टम वर्क कर रहा है। केमिस्ट्री की नज़रों में इसको पॉजिटिव लिया जाता है कि हम उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं। समझ आया? ठीक है, तो अभी के लिए आप क्या याद रखोगे? वर्क डन बाय द सिस्टम PdV, वो भी पॉजिटिव। अगर सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है। कुल मिला के ये मान लो, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, वॉल्यूम घट रहा है तो नेगेटिव है। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे बढ़े, बिल्कुल। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती जाएंगी अब बातें। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, बताते चलो। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, फाइंड द वर्क डन बाय अ गैस व्हिच प्रेशर इज P इक्वल्स टू 2 atm व्हेन इट एक्सपेंड्स टू 1 लीटर। ठीक है, गैस का प्रेशर हमें दे रखा है कितना? 2 atm, ओके। एंड डेल्टा V एक्सपैंड हो चुकी है, डेल्टा V कितना दिया? 1 लीटर। सुनो इसकी भाषा सुनो, इसकी लैंग्वेज सुनो बच्चों। वर्क डन बाय अ गैस, गैस कर रही है, काम कौन कर रहा है? गैस कर रही है, तो कैसा लोगे? पॉजिटिव, ठीक है। और देखो एक्सपैंड हो गया है, व्हेन इट एक्सपैंड मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, तो वर्क डन के लिए हम क्या लिखते थे बच्चों? W इक्वल्स टू P डेल्टा V। ठीक है, प्रेशर कितना दिया? 2 atm, और वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर। तो यहाँ से वर्क डन मेरा आ जाएगा 2 atm इंटू लीटर। बच्चों एक चीज़ और देख लो, 1 atm इंटू लीटर जो होता है मेरा 101.3 जूल होता है।
ठीक है, इसकी वैल्यू जूल के टर्म्स में लिखेंगे तो इतनी होती है। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास इसको क्या लिख सकता हूँ, W इक्वल्स टू 2 इंटू 101.3 जूल, दैट इज W इक्वल्स टू 202.6 जूल। बोलो समझ आया यहाँ तक क्या कर रहे हैं क्या नहीं? बिल्कुल समझ आया अच्छे से, है ना? अच्छे समझ आ रहा है। चलो अब इसके बाद हम आते हैं एरिया अंडर कर्व। सुनो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप डायरेक्टली देख सकते हो, काफी बच्चों को पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को समझेंगे। पीवी का जो कर्व होता है बच्चों, वो हमें क्या देता है? वर्क डन देता है। क्या देता है? वर्क डन। कैसे देता है? आओ उस चीज को समझते हैं बच्चों। मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्राफ है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, ऐसा कुछ ना कुछ दिया हुआ है, मेरे को नहीं पता, ठीक है, ये मेरा P है, ये मेरा V है, PV का ग्राफ है, और इन पॉइंट्स को बोल दिया, इसके एंड पॉइंट्स को, ये A है, ये B है। हमसे बोला है कि बताओ वर्क डन क्या होगा A से B का। तो आप क्या बोलोगे? सर वर्क डन तो होता है PdV। अगर प्रेशर हमारा वेरिएबल है तो PdV का इंटीग्रेशन होता है वर्क डन, और अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V होता है। बिल्कुल सही। लेकिन सर इसमें कहाँ लगाएं? अब सुनो, हमें क्या चाहिए? P डेल्टा V। अब मैं क्या बोलूँगा, मानो किसी एक पॉइंट पर बच्चों, किसी एक पॉइंट पर अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो कुछ V होगा, और इस पॉइंट पर मान लीजिए प्रेशर कुछ है, वो है मेरा P1, कुछ प्रेशर है, पता है, एक पॉइंट लिया, उस पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V है। ठीक, चलो मैंने क्या किया बच्चों, छोटे सा वॉल्यूम चेंज के लिए इस चीज को देखा, छोटे से वॉल्यूम चेंज के लिए मैंने प्रेशर देखा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि छोटा सा वॉल्यूम चेंज, मान लो मैं यहां पे देख रहा हूं अब, और इतना सा चेंज क्या होगा बच्चों? dV। ठीक है, छोटा सा चेंज। तो एक चीज बताओ बच्चों, अगर हल्का सा वॉल्यूम में चेंज है तो क्या प्रेशर का डिफरेंस इतना ज्यादा आएगा? नहीं आएगा। तो उस टाइम के लिए प्रेशर हम P1 ले सकते हैं, सेम प्रेशर एज P1। ठीक है, समझ आया समझ? चलो, तो वर्क डन के लिए आप क्या लिखोगे कि वर्क डन A से B का जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसको क्या बोल दूं? छोटा सा वर्क डन, dW1, छोटा सा वर्क डन। कब किया हमने? किसी प्रेशर P1 पे, और वॉल्यूम कितना? dV चेंज किया। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है पूरा A से B का, हम तो छोटी सी स्ट्रिप का निकाल के रखे हैं, तो पूरे A से B के लिए हम क्या करेंगे? छोटी छोटी स्ट्रिप बनाते चलो ऐसे। मान लो इस टाइम पे प्रेशर P2 था और वॉल्यूम dV चेंज किया, तो हमारा छोटा सा वर्क डन जो कि दूसरा होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? P2 dV। बोलो सही है? ऐसे ही बच्चों स्ट्रिप काटते जाओ ऐसे, है ना? छोटी छोटी स्ट्रिप्स काटते जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है एक तरीके से? बताओ, यहाँ तक काटोगे, है ना? तो क्या होगा? ऐसे dW3 इक्वल्स टू P3 dV आ जाएगा, राइट? तो हम इनको एडिशन करेंगे तो क्या पता लगेगा बच्चों? dW प्लस dW2 प्लस dW3, मतलब एक तरीके से टोटल वर्क डन आ जाएगा AB का, जो कि किसकी इक्वल होगा? P1 dV प्लस P2 dV प्लस P3 dV, राइट? और ऐसे डैश 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 चलता जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक चीज बताओ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशन क्या होता है बच्चों? समेशन होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन, राइट? तो ये चीज जो होगी वो समेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन PdV। किसी एक को लिख के इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ऐसे करते चलो। इससे अच्छा होगा मैं क्या करूँ? x का इंटीग्रेशन कर दूँ। ठीक है, समझ आया? वही चीज बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो WAP, और यही चीज हमने क्या देखी बच्चों? देखो, छोटा छोटा ले रहे हैं तो एरिया ले रहे हैं। ये चीज क्या हो गई? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, समझ आया? अरे जैसे हमको क्या बोलता था, मानो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अगर हमसे ऐसे कराता जा रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? उसको हम ये नहीं बोल सकते। अगर मेरे से कोई बोल रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते चलो, तो वो चीज़ क्या करते थे? हम समेशन ही करते थे। और इंटीग्रेशन क्या होता है? समेशन ही होता था। इसका फॉर्मूला बना दो, क्या होता था? एक्स स्क्वायर बना दिया मैंने, है ना? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, समेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, वो वैल्यू रख देंगे, तो ये चीज़ आ जाती थी। ये मैथ्स का पार्ट है, राइट? चलो, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। यहाँ तक जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और हमने क्या पता लग गया बच्चों कि WAB PdV होता है।
क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, जो कि क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। इस चीज को याद रखोगे बिल्कुल। तो अगर कभी ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया बच्चों और हमें पीवी का कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी ऐसा मान लो ए से बी की प्रोसेस दी है, तो उसके अंडर का जो कर्व आता है किसके ऊपर, वॉल्यूम वाली लाइन। कभी कभी क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम यहाँ बना देगा, प्रेशर यहाँ बना देगा, आप क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ गिराओगे, आपका आंसर गलत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि प्रेशर वॉल्यूम वाली एक्सिस के ऊपर हमें ग्राफ का एरिया लेना है, ठीक है। तो आपका जो भी एरिया आएगा वही हमारा वर्क डन होगा, राइट। अब सुनो, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते जाएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं। सुनो, अभी तक हमने क्या देख लिया बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है दैट मीन्स अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड नेगेटिव का वर्क डन। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, तब अपन को चीजें और अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। मान लो मेरे को 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको अभी साइड में कर दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो, मुझसे बोला गया है कि एक कोई आइडियल गैस, चलो एक आइडियल गैस मान लेते हैं हम, ये क्वेश्चन हमें जो दिया गया वो आइडियल गैस का है, ठीक है। चलो, हमसे बोला गया कोई आइडियल गैस है जो अंडरगोज हो रही है ऐसी कोई प्रोसेस है, ठीक है, ए से बी तक गई, और हमें पीवी का ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, और हर पॉइंट पे हमें वैल्यूज दी गई हैं प्रेशर की और वॉल्यूम की। चलो, तो वो हमसे पूछ रहा है, बताइए भैया वर्क डन बताइए, वर्क डन फ्रॉम ए से बी बताइए। तो मैं क्या करूंगा, सीधे बच्चों एरिया ले लूंगा इसके अंडर का। अब थोड़ी ना मेहनत करेंगे, इसके अंडर का एरिया ले लेंगे। इसके अंडर का एरिया कितना आएगा बच्चों, देखो, एक तो ये ट्राइंगल बनेगा और एक ये रेक्टेंगल बनेगा, बोलो सही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया बताओ बच्चों, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ 1 होगी और ये भी 1 होगी, ठीक है, और ये भी 1 है, ये चीज़ भी 1 है। तो देखो रेक्टेंगल के लिए L इंटू वी, 1 इंटू 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1 इंटू हाइट 1। तो यहाँ से WAV कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 1 + 1/2, दैट इज 3/2, ठीक है। वर्क डन निकल के आ गया 3/2, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, देखो ATM इंटू लीटर, ATM इंटू लीटर, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, 101.3 जूल्स। तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, 3/2 इंटू 101.3 जूल्स निकल के आया, बिल्कुल। बच्चों ये नेगेटिव का आएगा या पॉजिटिव का, ये मुझे बता दो, आपका आंसर मैं बिल्कुल सही बोल दूंगा। आप बताओ, मन से बताओ जल्दी, जो भी अभी तक बताया वर्क डन के बारे में, ये नेगेटिव का आएगा या पॉजिटिव का, बताइए। 3/2 इंटू 101.3 जूल, बताओ ये नेगेटिव का आएगा पॉजिटिव का, जल्दी बताओ जल्दी। बच्चों ये आएगा पॉजिटिव, पूछो क्यों। ये देखो इनिशियल पोजीशन ए से बी में वर्क डन पूछा गया, यहां से यहां गए, इनिशियल वॉल्यूम 1, बाद में वॉल्यूम 2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब गैस का एक्सपांशन हुआ है। और जब भी गैस का एक्सपांशन होगा तो वर्क डन बाय द गैस, जब भी एक्सपांशन हो रहा है पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को हम करेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं, सेम तरीका रहेगा वो भी। इसको मैं बोल देता हूं बच्चों, एक पॉइंट ए है, ठीक है। देखो सुनो, इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं बस, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हमसे पूछ रहा है वर्क डन ए से बी का, ठीक है। कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, मुझे नहीं पता, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है। और डायरेक्शन दी है ऐसी, मुझे बस इसका डायरेक्शन बता दीजिए, वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। बच्चों इसकी आंसर आएगा नेगेटिव, इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी नेगेटिव। क्यों आ रही है नेगेटिव, इनिशियल ए पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है बच्चों, ए पॉइंट पे वॉल्यूम है 3, ए पॉइंट पे वॉल्यूम है 3 और बी पॉइंट पे वॉल्यूम 1 हो गया। गैस कंप्रेस कर गई, गैस कंप्रेस कर गई, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो वर्क डन नेगेटिव का, वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब सुनो भैया, ये तो साइक्लिक साइकिल आ गई, साइक्लिक आ गया, कर्व हमारा साइक्लिक हो गया, और हमसे पूछा क्या गया, फाइंड WABCA, मतलब ये पूरी जो प्रोसेस हुई है ए से बी, बी से सी, सी से ए, इस पूरी प्रोसेस में हमसे वर्क डन पूछा गया है। देखो इसका एक सिंपल तरीका तो बच्चों ये हो जाएगा, कैसे, WABCA मेरे को निकालना है, तो WAB प्लस WBC प्लस WCA कर दूं, बोलो यहां से निकल आएगा,
बिल्कुल निकल आएगा। आओ निकालते हैं ना, निकल आएगा तो निकाल लेते हैं, कितनी देर लगेगी। चलो WAB बोलो, WAB 0। किसी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलो सबके लिए P डेल्टा V लिख देते हैं, P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। मुझे नहीं पता कैसे क्या है, जो भी होगा एडिशन हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो P डेल्टा V लिख दिया, मतलब इनका कुछ ना कुछ होगा, छोड़ दो। यहां पर हम क्या बोलते हैं बच्चों, एरिया अंडर कर्व। इस ग्राफ का एरिया डालो, एरिया डालो, वो भी वॉल्यूम वाली एक्सिस पे। कितना आ रहा है? 0 आएगा। अरे इसका कुछ आएगा? इस पे कोई शेडो आएगी? नहीं आएगी। और दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो, ए से बी में वॉल्यूम का कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो वॉल्यूम, अगर WAB बोलूं मैं तो वो क्या है? P डेल्टा V। और एक चीज बताओ बच्चों, क्या वॉल्यूम का चेंज हो रहा है? वॉल्यूम का चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो हम P डेल्टा V भी नहीं लिख सकते बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे PdV। बोलो PdV लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। देखो क्यों लिखोगे, मेरी बात सुनो, क्योंकि यहां पर प्रेशर भी वेरी कर रहा है बच्चों। देखो ए से बी में प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी। तो यहां पर आप WAB को लिखोगे PdV, और वॉल्यूम हमारा चेंज ही नहीं हो रहा, एक था एक ही है, तो ये चीज तो 0 हो गई, ठीक है। अब BC की बात करेंगे तो BC मतलब एरिया अंडर कर्व। तो BC के अंडर एरिया कौन सा आएगा बच्चों? ये पूरा ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का। बताओ रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो जाएगा? 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 2। बोलो समझ आया WBC? बिल्कुल। C से A, C से, अब सुनो BC का साइन बताओ बच्चों, BC का साइन बताओ, यहां बताओ मुझे साइन, यहां पे बताओ। AB का साइन क्या होगा? कोई जरूरत नहीं बताने की, 0 है ये तो। BC का साइन क्या होगा? BC का देखो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, देखो इधर की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव। C से A आ रहे हो, डायरेक्शन देखो C से A, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेस हो रही है गैस, गैस कंप्रेस हो रही है तो नेगेटिव का, इसीलिए ये पॉजिटिव आया। और अब जो आने वाला है वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव में कितना आएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके अंदर का CA का, तो वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2। इसको सॉल्व कर दो बच्चों, आपका WABCA आ जाएगा। 0 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4, दैट इज WABCA इज इक्वल्स टू 2। I'm so sorry बच्चों, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं है हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो सुनो बच्चों, मेरा ये कितना आ रहा है? देखो ATM इंटू लीटर आएगा, और ATM लीटर को मैंने क्या बता दिया, अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 जूल। तो यहाँ से ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 202.6 जूल। समझ आया? ठीक है। एक चीज बताओ बच्चों, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के देखो कितना आ रहा है। ट्राइंगल का एरिया निकालो बस, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आएगा? देखो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 2 इंटू हाइट 2, देखो आंसर 2। ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी मेरी? ये वाली 2 आया था। ये तो हमने उसमें कन्वर्ट कर दी, ये देखो ये आई थी ATM इंटू लीटर्स, ठीक है। समझ आया? ये भी कितना आ रहा है? ATM इंटू लीटर ही आएगा एरिया इसका, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब अगर कोई क्लोज्ड पाथ है, अगर हमारा कर्व क्लोज्ड है, क्लोज्ड दिख रहा है, A से B, B से C, C से A, मतलब जिस पोजीशन से चला उसी पोजीशन पे वापस आ गया, तो इस केस में हमारा जो एरिया अंडर द कर्व, मतलब पूरी क्लोज्ड पाथ का जो एरिया होगा वही वर्क डन होगा। लेकिन इस केस में आप लोग एक चीज याद रखोगे, वो चीज ये है कि अगर ग्राफ क्लॉकवाइज है, अगर ग्राफ क्लॉकवाइज है तो वर्क डन जो आएगा मेरा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। देखो क्लॉकवाइज मतलब और एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझो, ये देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे क्लॉकवाइज। और इसका एक बहुत अच्छा सा रीजन भी है बच्चों। रीजन क्या समझोगे आप? मेरी बात सुनो, सुनो। जैसे मान लो एक मेरे पास ऐसी साइकिल दी गई है, ठीक है, और ये इसका ग्राफ दिया गया कुछ भी, ठीक।
साइकिल में मान लो मैं ऐसे चलाऊं बच्चों, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, मैं क्लॉकवाइज चलाऊं कि नहीं चलाऊं? बिल्कुल चलाऊं। आप एक चीज बताओ, अगर ये पॉइंट ए बोल दूं, ये बी, ये सी और ये डी, अगर ए बी और सी डी की मैं बात करूं तो इनकी वजह से जो भी वर्क डन आएगा वो जीरो होगा। क्यों? वॉल्यूम का चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही। ये जो है ये वॉल्यूम की एक्सिस है और ये प्रेशर की। अब ये मत बोलना बच्चों कि कौन सी एक्सिस है। ठीक, सुनो, एंड बच्चों बीसी और एडी की वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा, क्योंकि उनकी वजह से एरिया आएगा। अब मेरी बात सुनो, बी से सी में कैसे जा रहे हो? वॉल्यूम बढ़ रहा है, डी से ए में वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव का वर्क डन, ये पॉजिटिव का। पॉजिटिव का ग्राफ देखो कितना ज़्यादा एरिया आएगा पॉजिटिव का, नीचे तक, और एडी का यहाँ से यहाँ तक। तो दिस पूरा दिस माइनस दिस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव का बचेगा। दैट मीन्स बीसी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारी वर्क की होगी। दैट इज साइन किस पे डिपेंड करेगा? बीसी पे। इसलिए बोलते हैं बच्चों कि अगर क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब पॉजिटिव वर्क डन, और अगर क्लॉकवाइज नहीं है तो नेगेटिव का वर्क डन। दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट? समझ आया यहाँ तक? चलो, ये क्वेश्चन करने के बाद बच्चों आपको 3-4 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी टेंशन मत लो, बताने वाला हूँ। और अगर आपको लेक्चर स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.25 पे देखिए। बट आज हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं। लीजिए आगे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये किस पर बेस्ड है? नॉर्मल सी चीज़, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सुनो मेरी बात, जैसे आपको पता होगा मैकेनिक्स में हम क्या करते थे बच्चों, किसी बॉल को किसी हाइट से छोड़ देते थे तो क्या होता था? नीचे तक आती थी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती थी। कैसे? किसी को रेस्ट पे बॉल को छोड़ा, सबसे नीचे पॉइंट पर आई तो क्या वेलोसिटी आ गई उसके पास, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई, बिल्कुल आ गई। अब एक चीज़ बताओ, ऊपर जब बॉल थी वेलोसिटी थी नहीं तो क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। और नीचे बॉल आ गई जब तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड आ गई तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो उस टाइम क्या होता था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हुआ? पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। सेम अगर आप याद करो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बच्चों, उसमें मैंने आपको क्या बोला था? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताया था। उसमें क्या बोला था? हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी इज इक्वल्स टू हीट लॉस बाई हॉट बॉडी। बोलो कुछ गलत बताया? बिल्कुल सही। सेम बच्चों यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा केवल और केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। उसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। ये है बच्चों Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलो इसमें किस चीज का क्या है मीनिंग वो लिखते हैं। Q है हमारी हीट गिवन टू द सिस्टम। W क्या है बच्चों? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सुनना, मैंने ये सारी चीजें क्यों लिखी है इसका भी एक मीनिंग बताऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है। और सुनो, डेल्टा यू को क्या लिख रहा हूं, देखो, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। आप सोच रहे हो सर चेंज होता है ना ये, तो देखो क्यों लिखा है, मैं बात सुनो। इस इक्वेशन को मैंने सारी टर्म्स को पॉजिटिव मान के लिखा है। हीट गिवन टू द सिस्टम, कोई सिस्टम को हीट देता है तो पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, पॉजिटिव। समझ आया? अब सुनो इसकी फीलिंग सुनो। मान लो मेरे पास सिस्टम है, मैं तो ऐसे ही सिस्टम मानता हूं। सिस्टम नहीं, रुको, आपको ना एक अच्छी सी फीलिंग देते, रुको। जैसे मानिए इसकी फीलिंग लेते हैं, ये है क्या, ये कंजर्वेशन कैसे आया, हीट एनर्जी हमारी वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे है। सुनो एग्जांपल लो। हाँ सुनो, मान लीजिए बेगर, भिखारी, भीख मांगते हैं ना लोग, राइट। तो जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप लोग कुछ खा रहे हो, राइट, रोटी सब्जी या कुछ ना कुछ खा रहे हो, एंड सडनली कोई आ जाता है ना, आपसे बोलता है बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप उनको खाना दोगे, है ना। मान लो आपने उनको खाना दिया, तो वो बेगर क्या कर सकता है, या तो उस खाने को खा ले। आपने उसको क्या दिया, खाना, आपने उसको हीट दी। मैं यहां पर हीट को खाने की बात बोल रहा हूं बच्चों, खाने की बात। या तो उसको आपने खाना दिया, तो वो भिखारी क्या कर सकता है, या तो खाना खा लेगा,
है ना, या उस खाने को किसी और को दे देगा खाने के लिए। समझ आया? तो यहां पर आपने जो खाना दिया दैट इज हीट, उससे वो क्या कर सकता है, खाना खा ले तो उससे अपनी एनर्जी बढ़ जाएगी। यार ग्लूकोज पीते हो आप लोग, क्यों पीते हो? सर एनर्जी बढ़ जाए, बहुत लो लो फील हो रहा है, खाना मांग रहा है वो, है ना, उसको भूख लगी है, तो या तो वो खाना खा ले, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर वो और ज्यादा कुछ ना कुछ कर सकता है ना, या फिर वो क्या कर दे, उस खाने की जगह उसको किसी और को दे दे, अपनी एनर्जी ना बढ़ाए, इंटरनल एनर्जी ना बढ़ाए, उसको किसी और को दे दे खाने के लिए, मतलब उसने कुछ वर्क कर दिया। मीनिंग समझ आया? बिल्कुल बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस सिस्टम से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको फीलिंग आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, इसके बाद अब होगा रिकैप, 5 मिनट का रिकैप होगा बच्चों, 5 मिनट का, और इसमें मैं किसी को कुछ समझाने वाला नहीं हूं, जितनी भी हमने स्टडी करी है। आप चाहे तो यहां पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं बच्चों, ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आज ये क्लास कंप्लीट होकर रहेगी, आप ब्रेक ले लीजिए। एंड जो भी ब्रेक का मतलब ये नहीं है चलेगा खेलने कूदने, नहीं, 5-10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, देन हम जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, पानी वानी पी के जो पढ़ा था वो को एक बार रिवाइज कर दीजिए, देन यहाँ पर आ जाइए, आपको बहुत प्यारा लगने वाला है जो भी यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, चलो अब सुनो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या देखा यहाँ पर, देखो Q = W + ΔU। ठीक है, सुनो, अब सुनो, यहाँ पर मैं यहाँ पर तीनों चीज़ों को इकट्ठा लिखूंगा, चाहे कैसे भी आए, ये लाइन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इंटरनल एनर्जी भी लास्ट क्लास में पढ़ लिया, स्टार्टिंग में भी हीट पढ़ा दिया, वर्क भी पूरा बता दिया, आप सुनते जाना स्टोरी, जिसने जो जो था याद करते चलो बच्चों। हमने सॉरी, हमने हीट की बात करी थी, ये क्या था, हीट था, हीट की बात करी थी, तो हमने सबसे पहले क्या जाना था बच्चों, Cp एंड Cv, दो चीजें हमने देखी थी, कैपिटल Cv एंड कैपिटल Cp की बात कर रहा हूं। इसमें मैंने एक रिलेशन निकाला था, Cp - Cv = R। ओके, एंड एक चीज और पता लगी थी, क्या पता लगी थी बच्चों, पहले इसको मैं बनाऊंगा बॉक्स में, एक चीज और पता लगी थी, Cv = F/2 × R। बोलो पता लगा था? बिल्कुल लगा था। एक चीज और पता लगी थी सर, क्या पता लगा था, अगर Cv पता है तो Cp - Cv = R आ जाएगा। ठीक है, गामा = Cp/Cv, ये चीज ही पता लगा था। यहां पर हमको पता है F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, 8.314 जूल पर ग्राम, जूल पर मोल इंटू केल्विन, या फिर R की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 कैलोरी मोल पर केल्विन। बोलो समझ आया? ठीक है, इतनी बात हमने हीट में देखी थी। और क्या देखा था बच्चों, और हमने एक चीज और देखी थी, आप भूल रहे हो, हमने साइन कन्वेंशन देखे थे, क्या, हीट गिवन टू द सिस्टम, किसी सिस्टम को अगर आप हीट देते हो तो उसको हम एज अ पॉजिटिव लेते हैं, और हीट गिवन बाय द सिस्टम उसको हम नेगेटिव लेते हैं। बोलो चीजें समझ आई? ठीक है, यहां से Cv हमने देखा था, तो एक चीज और पता लगी थी, अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाए तो बच्चों हीट क्या आएगी, हमारी हीट क्या आएगी, Q = वॉल्यूम के लिए QV = NCV ΔT, और सिमिलरली QP = NCP ΔT। बोलो, ये पूरी हीट की बात हो गई जो भी हमने अभी तक देखा। आ जाओ वर्क के ऊपर आ जाते हैं। वर्क में हमने आपको बताया बच्चों, ये क्या है, वर्क है, वर्क सुनो, वर्क में हमने आपको क्या बताया, अगर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है तो जो वर्क के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हो वो क्या है, W = P ΔV, और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो नॉर्मल के लिए क्या लिखोगे, वर्क डन = P dV का इंटीग्रेशन। बोलो समझ आया यहाँ तक? बिल्कुल, मुझे यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो अब सुनो, इसके बाद हमने क्या चीज देखी थी बच्चों, इसके बाद हमने बोला था अगर एरिया अंडर द कर्व होता है, सुनो यहां पे लिख देता हूं, एरिया अंडर कर्व = वर्क डन। बोलो समझ आया? ये चीज समझ आई? ये चीज भी हमने देखी थी। और सुनो, डायरेक्शंस की बात देखी थी, क्या देखी थी बच्चों, क्या देखी थी बताओ, गैस अगर एक्सपेंड कर रही है, गैस अगर एक्सपेंड कर रही है तो क्या होता है,
जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। गैस एक्सपेंड कर रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और इसको हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम। लिखते चल रहा हूँ, आप लोग का रिवीजन हो गया 2 सेकंड में। वर्क डन बाय द सिस्टम, आपके पास एक ऐसा पेज तैयार होने वाला है जो आपको इजी पड़ेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। ऐसी गैस अगर कंप्रेस हो रही है बच्चों, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव। और ये हीट और सॉरी वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो समझ आया यहां तक चीजें। डायरेक्शन की बात कर ली। एरिया अंडर द कर्व में हमें 2 चीजें और ध्यान रखनी है बच्चों। क्या, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है और अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर यही चीज बच्चों, अगर ये डायरेक्शन चेंज है, कैसे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम नेगेटिव लेते हैं। बोलो वर्क की पूरी चीजें क्लियर, धनाधन पूरी चीजें क्लियर, मस्त मजा आ गया। चलो आ जाओ भैया, इंटरनल एनर्जी की हमने क्या क्या बात करी थी, कोई बताना चाहेगा। लास्ट लेक्चर में करी थी, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने जो फाइनली निकाला था डेल्टा यू इक्वल्स टू एन एफ बाई 2 आर डेल्टा टी, ये चीज मैंने निकाली थी। देखो बच्चों एफ बाई 2 इंटू आर इक्वल्स टू सी वी होता है, तो क्या यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। किसी को इस चीज में दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो ये देखो मैं जो लिख रहा हूँ वो चीज देखो, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सच है, ये सत्य है, सत्य, ये हमेशा वैलिड है, हमेशा डेल्टा यू के लिए एन सी वी डेल्टा यू लगा देना। एक चीज और सुनो ध्यान से, इसे हमने बताया था ये स्टेट फंक्शन है। एंड व्हाट इज स्टेट फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। दैट मीन्स ये केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं भी, इनिशियल डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। भावनाओं में बह गए सर, आप कुछ भी लिखवाते जा रहे हो। डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एक चीज और, अगर ग्राफ साइक्लिक है, चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो, और हमसे बोला गया है जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर वापस आ गया वो ए बी सी डी, तो अगर हमसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए बी सी डी, ए से चला ए पर वापस क्या आएगी जल्दी बताओ, 0, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ पोजीशन में। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, यू इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल 0 हो जाएगा। बोलो इतनी स्टोरी क्लियर है, देख लो एक बार। आपके सामने एक पेज में भर दिया मैंने पूरा, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, इन चीज़ों को कंबाइन करके हम आएंगे अब आगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो बच्चों आओ क्वेश्चन पे आओ। हमसे क्या बोला गया, बोलो 1 mole of OT gas is heated from 25 Kelvin to 125 Kelvin at constant volume. Find W, Q, delta U given R equals to 2 calorie mole per Kelvin. इसको कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब हमसे CV की बात की जा रही है बच्चों, ठीक है। CV की बात लिख दिया मैंने साफ साफ, ठीक है। CV इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, F/2 इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं। हमें O2 गैस दी गई है, O2 O2 कैसी है, डाई एटोमिक। यहां से मैं F की वैल्यू बता सकता हूं 5, यहां से CV की वैल्यू निकल के आ गई 5/2 इंटू आर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो तो CV इक्वल्स टू 5/2 अपॉन आर, यहां से CV की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या क्या है, देखो बच्चों एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, देखो यहां पर मैं लिखूंगा आपको येलो कलर से, बड़ा मजा आने वाला है। Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। बोलो किसी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत है नहीं है, लिख दो जल्दी से। Q भी निकालो यहां पर बच्चों जल्दी। मोल 1 मोल दिया गया है, CV की वैल्यू 5R/2
टेम्परेचर में चेंज 25 से 125 इंटू 100, जो भी वैल्यू आएगी जो क्यूवी होगी कितनी आएगी बच्चों, जल्दी से बताएगा कोई। अच्छा सुनो, आर की वैल्यू क्या दी है, कैलोरी मोल पर केल्विन दी है 2, आर की वैल्यू 2 ले लोगे तो ये इससे ये कटेगा 500, कितना आएगा देखो, मोल से मोल कटेगा, केल्विन से केल्विन, कैलोरी मैं आपको बता दूंगा, आप अपने आप करोगे कि कैलोरी कैसे आया। अरे बच्चों कैलोरी तो आएगा, एनर्जी है ना। देखो क्यूबी निकल के आया। अरे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, देख लो, इसके बाद होमवर्क देने वाला हूँ, आप ही को करना है। ही हंसी आ रही है आप सभी को। चलो डेल्टा यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी तो आपने बताया एनसीवी डेल्टा टी ही होता है हमारा, ऑलवेज ट्रू, बिल्कुल एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी यही चीज़ आने वाली है, बिल्कुल। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 कैलोरी, ठीक है। चलो अब सुनो, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। Q की वैल्यू 500, W की वैल्यू पता नहीं, इंटरनल एनर्जी 500। क्या यहां से मेरे को डेल्टा यू की वैल्यू पता लग गई, कितनी, 0। चलो क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, W आ गया, Q आ गया, डेल्टा यू आ गया, कुछ भी किया मैंने नहीं किया। कांस्टेंट वॉल्यूम बोला था, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मैंने हीट की इक्वेशन लगाई, वैल्यूज पट की, ठीक है। और देखो यहां से मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, देखो बच्चों O2 गैस है, O2 डाया एटोमिक है, F की वैल्यू 5 आ गई 5, ठीक है। और मैंने क्या किया, CV इक्वल्स टू F/2 इंटू R होता है, तो यहाँ पे वैल्यूज पटक दी, यहाँ से CV निकल के आया, CV मैंने यहाँ डाला, यहाँ से Q आ गया, डेल्टा यू भी NCV डेल्टा T होता है, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, पूरा पूरा निकल के आया। चलो ये क्वेश्चन करने के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कराने के बाद, चलो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, पहले ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आज आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या बोला गया देख लो। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन सिमिलर टू दिस है, उसको मैं कराने वाला हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो इसमें बोला है A से B एक प्रोसेस है जिसमें आपको प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है ATM इंटू लीटर, और आपको अगर पता ना हो तो 1 ATM इंटू लीटर होता है 101.3 जूल, ठीक है, ये भी आपको गिवन है। बोल रहा है A से B प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी है वो प्लस 200 जूल्स है, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड करो हीट QAB गिवन, मतलब इसमें कुछ ना कुछ हीट हमने दी है, एंड हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है ये। चलो एंड क्या पूछ रहा है, WAB, A से B में जाया गया वर्क डन, कर दोगे। देखो वर्क डन कैसे निकालोगे, एरिया निकाल दोगे, करेक्ट। ये दिया, ये QAB कैसे आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताना, जो भी कमेंट में आंसर बताएगा अगर सही होगा कमेंट बैक करूंगा, और गलत होगा तो लाइक करके छोड़ दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो ये है। ये क्वेश्चन आपका जेई में पूछा जा चुका है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका जेई में पूछा जा चुका है, शायद मेंस में है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया ये देखिए आप, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, इस क्वेश्चन को करने के बाद एक क्वेश्चन, इसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, देन हम इस क्लास को आज बाइंड अप करेंगे एंड नेक्स्ट पर मिलेंगे अपन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखो एक साइकिल दी है, PV का ग्राफ दिया हुआ है पूरा, ABC प्रोसेस दी और ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और हमें ये पूरी प्रोसेस किसके लिए दी है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, डेल्टा यू ABCA, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलो हमसे पूछा है बताओ इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन सही है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, इंटरनल एनर्जी पूछी जा रही है, ऑप्शन में इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, हम निकाल देते हैं। सुनो सबसे पहले दिमाग कहाँ लगाया करो बच्चों, इंटरनल एनर्जी मैंने आपको क्या बताई थी, डेल्टा यू इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, बोलो बताया था, ठीक है। यहाँ पे N की वैल्यू 1 रख दूं, क्योंकि देखो 1 मोल की बात कर रहा है, आइडियल गैस है, ठीक है। चलो CV की वैल्यू मुझे नहीं पता, आइए बच्चों, तो यहां पर जो दिया गया है ना बच्चों, जो क्वेश्चन में दिया गया हमें वो 1 मोल दिया गया है ना, और ये गैस जो है ना बच्चों डाया एटोमिक है ना, डाया एटोमिक दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, मैं लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डाया एटोमिक दिया गया, तो F की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई, बोलो समझ आया। क्वेश्चन में गिवन था, मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं भी भूल गया था, मैंने लिख दिया आप, ठीक है। F इक्वल्स टू 5 हो गया, यहां से आप CV निकाल सकते हो बच्चों, CV इक्वल्स टू F/2 इंटू R होगा, ठीक है। तो CV की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई,
5r/2। चलो, तो यहाँ से UAB, अब सारी प्रोसेस का हम निकाल सकते हैं। देखो सुनो बच्चों, यहाँ मैं एक ऑप्शन आपको डायरेक्टली गलत करके दिखाता हूँ। देखो क्या, ये चीज़ देखो, ABCA इंटरनल एनर्जी की बात करी जो कि 0 होगी, साइक्लिक है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इनिशियल पोजीशन A और एंड कहाँ पे हो रहा है, A पर, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, 0। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता लग गई कि डेल्टा U ABCA होगा 0। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता लग गई, तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। ठीक है, अपन CA की निकाल लेते हैं। डेल्टा U CA हमसे पूछा गया। ठीक है, तो उसको क्या लिखूंगा, NCV डेल्टा T, N की वैल्यू 1 है, CV की कितनी है 5/2R। आई एम सो सॉरी बच्चों, सो सॉरी, बहुत खांसी आ रही है। चलो, टेम्परेचर डिफरेंस देखो C से A में टेम्परेचर डिफरेंस देखो, 600 से 400 हुआ, तो मतलब पहले 600 था, फाइनल 400, तो 400 माइनस 600, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, डेल्टा UCA माइनस 200, तो कितना बचेगा, माइनस 500। देखो कैसे लिखा, ये माइनस 200 माइनस का 200/2 माइनस 100 इंटू 5 माइनस 500R। क्या UCA माइनस 500R है, नहीं है, तो ये ऑप्शन ही मेरा, एक तो ये गलत, एक ये गलत। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अपन डेल्टा UBC निकाल के देखते हैं। डेल्टा UBC हम निकाल के देखते हैं तो क्या आएगा, देखो सेम NCV डेल्टा T करेंगे, N की वैल्यू 1 ये दे रखी है, 1 लिख दो, CV की वैल्यू 5/2R। ठीक है, डेल्टा T की जगह क्या रखेंगे हम, डेल्टा T BC, B से C का डेल्टा T 600 माइनस 800, 600 माइनस 800, तो यहाँ से आपके पास देखो कितना आ रहा है, डेल्टा UBC कितना आ जाएगा, देखो 600 माइनस 800 200/2, तो 100 बचेगा, माइनस वही आ रहा है सेम, माइनस 500R। क्या UBC को माइनस 500R है, बिल्कुल दिया हुआ है, यही ऑप्शन है बच्चों, यही ऑप्शन है, बिल्कुल यही आंसर है। आप इसको निकाल के देखिए, UAB के लिए निकाल के देखना, आपका ये वैल्यू नहीं मैच करेगा। ठीक है, समझ आया, क्वेश्चन समझ आया कैसे निकाला। हमारा पहला स्टेप होना क्या चाहिए, जब इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है तो NCV डेल्टा T, CV क्या होता है F/2R। हीट के बारे में पूछ रहा है तो हीट गिवन है सिस्टम से, या हीट गिवन टू द सिस्टम है, या हीट गिवन बाय द सिस्टम है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव का समझ आएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो NCV डेल्टा T, और कांस्टेंट प्रेशर है तो NCP डेल्टा T। बोलो समझ आया। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ आई सारी चीज़। चलो बच्चों, ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिए, देखो इससे पहले एक क्वेश्चन ये दे दिया मैंने होमवर्क, अब मैंने वो चीज़ बता दी है तो यहाँ आप इजीली निकाल सकते हो। इसमें क्या बोला गया था वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट, ये आप कर सकते हो। एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, प्लस दूसरा होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है। इसमें क्या बोला गया समझ लो, हमें एक प्रोसेस दी है बच्चों, AF, IAF और IBF। ठीक है, चलो उनने जो 2 पॉइंट्स बना रखे, कोई दिक्कत नहीं है। उनने क्या बोला कि एक हम इस वे से गए हैं, PV का ग्राफ बनाया, I से F तक गए हैं, कैसे, A के थ्रू। ठीक है, A के थ्रू, I से A से F, और एक बार वो I से F तक गए हैं, कैसे, B के थ्रू, I से B से F। समझ आया। ठीक है, उनने ये ग्राफ दे दिया और बोला हमको कि इस पॉइंट की इंटरनल एनर्जी इनिशियल हमारी 100 जूल है, ठीक है, गिवन है, और बी पॉइंट की हमें इंटरनल एनर्जी दे दी है ना, QIAF, IA और F, यहाँ से IAF पूरी प्रोसेस में जो हीट लगी वो गिवन है, जो भी गिवन है यहाँ दिया हुआ है ना। WAF वर्क डन फ्रॉम A to F दिया हुआ है प्लस 200 जूल्स। WIB I से B तक का वर्क डन भी दिया है प्लस 50 जूल है ना, और BF का भी वर्क डन दिया है 100 जूल। समझ आया, जो भी गिवन है सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, ये प्रोसेस दी गई है। आपसे पूछा गया है 1 2 3 4 QBF अपॉन QIB का रेशो पूछा गया है। ठीक है, Q क्या है हमारा, हीट I से, मतलब BF यहाँ पर जो हीट लगी अपॉन IB में जो हीट लगी, उनका रेशो पूछा गया और अपन को ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग करके नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे। करेक्ट बच्चों, समझ आई चीज़, बिल्कुल बढ़िया, मस्त तरीके से बाइंड अप करें आज के लेक्चर को, बिल्कुल बढ़िया। एंड हमारा जो अभी डेरिवेशन बचा हुआ है CP माइनस CV इक्वल्स टू R का,
वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आके वही डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा था CP माइनस CV इक्वल्स टू R, वो कैसे आता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं बच्चों, राइट। अभी के लिए आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है एक, और एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो दोनों होमवर्क क्वेश्चन को आप करिए एंड आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने खांसी वासी अगर हाई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, आई एम रियली सॉरी। एंड थोड़ा कोऑपरेट आप भी करिए, मैं भी करूँगा, दोनों कोऑपरेट करते हुए पढ़ाई करेंगे, अपनी पढ़ाई में डिले नहीं होना चाहिए, राइट। चलो, तो ये दोनों होमवर्क क्वेश्चंस करिए एंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको कमेंट बैक करूंगा, और जिसका गलत भी हुआ तो मैं उसका लाइक करके छोड़ दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है, चलिए बाय।